प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्पण में। ज्ञान दर्पण के अंतर्गत हम लोग स्वर के भेद सीख रहे हैं। स्वर के कई भेदों को सीख चुके हैं, तो उसके आगे आज हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि किसी स्वर को जब हम लोग बोलते हैं, वो उच्चारित करते हैं, तो वह कहाँ से निकल रहा है, किस जगह से निकल रहा है। जिस जगह से स्वर निकलता है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। जिस जगह से स्वर निकलता है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के निम्न भेद हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है कंठ। पहला है कंठ। कंठ का मतलब होता है कि उच्चारण जो स्थान है वो हमारे कंठ से निकले। कंठ का मतलब गले में ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, अगर हमारा स्वर वहाँ से निकलता है तो उसे बोलेंगे कंठ। और कंठ में आता है अ और आ। अ और आ दो ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी ध्वनि होती है वह निकलती है कंठ से, इसलिए अ और आ को कंठ के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आगे देखते हैं तालव्य। तालव्य का मतलब होता है तालु, और तालु का मतलब होता है जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, या मुख में कहिए, मुख में समझिए, जीभ के ऊपर वाला जो छत जैसा बना हुआ है वही हिस्सा कहलाएगा तालव्य या ताल। तो उसके अंतर्गत आते हैं तालव्य के ई और ई। इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा जो है, हमारी जीभ वो ऊपर जा कर के छूती है, इसलिए ई और ई को बोलेंगे तालव्य। आप लोग बोल करके देखिएगा, महसूस होगा तो ठीक है, नहीं महसूस होता है तो इसको याद करना पड़ेगा। आप लोग इसको लिख करके याद कर लेंगे। कंठ के अंतर्गत आएगा अ और आ। तालव्य के अंतर्गत छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जो दोनों ओठ हैं एक बार आपस में ऐसे फैले हुए एक बार आपस में छू जाएं, एक बार आपस में छू जाएं, उसे बोलेंगे ओष्ठ। तो ओष्ठ के अंतर्गत हमारे आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दो ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारे ओठ आपस में एक बार छूते हैं, इसलिए ऊ और ऊ को बोला गया ओष्ठ। इसी प्रकार आगे देखते हैं मूर्धन या मूर्धा। मूर्धन्य या मूर्धा तालु में ही, तालु के थोड़ा पीछे का हिस्सा होता है, और मूर्धन्य या मूर्धा से एक स्वर बोला जाता है री। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। इसके बाद देखते हैं ए और ए। ए और ए, उसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें ए और ए के उत्पत्ति वाले भाग को एक बार फिर से समझना होगा कि ए और ए ये मूल स्वर न होकर के बल्कि संधि स्वर हैं। तो ए का निर्माण हुआ है अ और ई के मेल से। अ और ई के मेल से जो बना हुआ स्वर है वह है ए, और अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। इस तरह से ए का उच्चारण स्थान दोनों जगह से होगा, इसलिए इसे बोला जाएगा कंठ तालव्य। इसे बोला जाएगा कंठ तालव्य। इसी प्रकार अगर अ का मेल हम लोग ए से कराएंगे तो बन जाएगा ए, और ए का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। आगे देखते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में हमारे जो स्वर हैं ये कंठ से ध्वनि आती है और ओष्ठ से, दोनों का संयुक्त मिला जुला रूप आता है, इसलिए इसे बोलेंगे कंठोष्ठ। कंठ तालव्य में कंठ और तालव्य दोनों की मिली जुली ध्वनि थी, इसलिए इसे कंठ तालव्य, और कंठ और ओष्ठ दोनों की मिली जुली ध्वनि है, इसलिए इसे कंठोष्ठ। तो इसको भी समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जब क्योंकि ओ और औ हमारे मूल स्वर न होकर के बल्कि संधि स्वर हैं। संधि स्वर में का निर्माण कैसे हुआ उसको देखने के लिए जब अ में ऊ का मेल कराया गया तो बन के आया ओ, और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान दोनों होगा, इसलिए इसको बोला गया कंठोष्ठ।
इसलिए इसको बोला गया कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। तो अगर हम लोग अ का मेल ओ से कराएं तो बन के आएगा औ, और औ का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। अ का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा, औ का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, मूर्धा का स्थान उच्चारण स्थान री, ओष्ठ का दोनों ऊ, दोनों ई का उच्चारण स्थान तालव्य, अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ। अभी इतने में हमारे 11 स्वर पूरे हो गए, लेकिन हमारी जब लिखते हैं हम लोग कक्षा 1 से देखते हुए आ रहे हैं कि उसमें 2 अक्षर और आते हैं, अंग और अह। इसका हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अंग और अ चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों अक्षर जो हैं, दोनों वर्ड जो हैं, ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर स्वर नहीं है तो क्या है? इसे हम लोग बोलेंगे अयोगवाह। अंग और अ को क्या बोलेंगे? अयोगवाह। और जिसमें से अंग जो है केवल अंग, इसे बोला जाएगा अनुस्वार, और अह को बोला जाएगा विसर्ग। अह को बोला जाएगा विसर्ग, अनुस्वार बोला अंग बोला जाएगा अनुस्वार, और अंग और अह दोनों को बोला जाएगा अयोगवाह। तो चलिए ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के जितने भेद हैं उसको आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप लोग कॉपी पर लिख सकें और इसको याद कर सकें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर जो स्वर का विभाजन है किस तरह से किया गया है। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, या जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर। अग्रस्वर उसे बोलेंगे जिसमें हमारे जिह्वा का, हमारे जीभ का अगला हिस्सा भाग ले, अगला हिस्सा सक्रिय हो, अगला हिस्सा थोड़ा सा उठे। अगर ये जीभ है थोड़ा सा ऊपर उठती है तो इसे बोलेंगे अग्रस्वर। और अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं छोटी, बड़ी, ए और ऐ। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोला जाता है अग्रस्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा थोड़ा सा सक्रिय हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसलिए इसे बोलेंगे अग्रस्वर। नंबर 2 पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है कि हमारे जीभ का जो पिछला हिस्सा, जो अंदर का हिस्सा होता है, वो सक्रिय हो जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठता है। पश्च स्वर में जिह्वा का पिछला हिस्सा भाग लेता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसलिए इसे बोलते हैं पश्च स्वर। और पश्च स्वर में आते हैं आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ओ और औ, ये 5 स्वर ऐसे हैं जिन्हें बोला जाता है पश्च स्वर। और इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य का मतलब होता ही है बीच में। मध्य का मतलब होता है बीच में। जब हमारे जिह्वा का, हमारे जीभ का बीच का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठता है तो उसे बोलते हैं मध्य स्वर। और मध्य स्वर में केवल 1 स्वर आता है अ, 1 स्वर आता है अ। तो इस तरह से जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद हुए, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। इसके बाद और आगे देखते हैं घोष और अघोष के आधार पर। घोष को सघोष भी बोलते हैं। घोष और अघोष के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो इस आधार पर सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। जितने भी स्वर हैं, जितने का मतलब 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? उन्हें या तो हम घोष बोलेंगे या तो सघोष बोलेंगे। घोष और सघोष क्या होते हैं? सघोष वर्ड वे होते हैं, सघोष वर्ड वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में थोड़ी सी झंझनाहट उत्पन्न होती है, थोड़ा सा झंझनाहट उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं सघोष। और यदि झंझनाहट उत्पन्न नहीं होगी तो उसे बोलेंगे अघोष। तो जितने हमारे स्वर हैं वो सभी स्वघोष हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में थोड़ा सा स्वर तंत्रिका में झंझनाहट पैदा होती है। आगे देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर। अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर, इस आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं।
अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, इसके बारे में आने वाले दिनों में अभी और गहराई से हम लोग बातचीत करेंगे। आज इतना ही समझ लीजिए कि अल्प प्राण वह अक्षर या वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में बहुत कम मात्रा में हमारे मुख से हवा बाहर निकले, बहुत कम मात्रा में हमारे मुख से हवा बाहर निकले, उसे बोलेंगे अल्प प्राण। यदि हवा ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले तो उसे बोलेंगे महाप्राण। किसी भी स्वर या व्यंजन या किसी भी वर्ड के उच्चारण में अगर हवा थोड़ा सा बाहर निकलती है तो उसे बोलेंगे अल्प प्राण, और ज़्यादा मात्रा में बाहर निकली तो उसे बोलेंगे महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण में हमको कुछ भी नहीं पहचानना है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है किसी भी स्वर को लेकर के, जैसे मान लीजिए ओ को ले लिया, ओ किस प्रकार का स्वर है, अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर ओ किस प्रकार का स्वर है, तो हम लोग जानते हैं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, इसलिए वो अल्प प्राण हो जाएगा। अगर घोष और अघोष के आधार पर पूछता है ओ किस प्रकार का स्वर है, तो आप बताएंगे सघोष है, क्योंकि सभी स्वर सघोष ही होते हैं। तो यहाँ इन दोनों में हमें स्वर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आता है यहाँ से सवाल, पहली बात तो आएगा ही नहीं, यहाँ से जितने भी सवाल होंगे वो आगे अभी देखते हैं। यहाँ तक आएंगे, इस सारी चीज़ों को आप लोगों को याद करना होगा, समझना होगा, कॉपी पे लिख के रखना होगा, नहीं तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं बताई जाती। तो आप लोग यहाँ से सीखते रहिए, ठीक है। अब स्वर के जितने भेद थे वो सभी समाप्त हुए। आने वाले दिनों में हम लोग अब व्यंजन पे बात करेंगे, व्यंजन को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि स्वर के जितने भेद थे वो समाप्त हो गए हैं, और अगले दिन हम लोग फिर से मिलते हैं व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।